नमस्कार। सुबह की बात सुनो सरकार में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज सुबह की खास खबरों की अगर हम बात करें तो आज पूरे देश में, दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपने अपने तरीके से योग के साथ ये संदेश देने की कोशिश हुई है कि हम भारतीय हैं और भारतीय योग देश और दुनिया में इसी योग के सहारे अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर रखा है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस पर भी हम खबर दिखाएंगे कि अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री ने इस मौके पर संबोधित किया है राष्ट्र को। मतलब योग के दौरान ही उन्होंने अपनी वो स्पीच दिया है। साथ ही बिहार के बीजेपी पार्टी दफ्तर से लेके तमाम कह सकते हैं कि जो संवर्ग के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जरूर शिरकत करते हुए दिखे। लेकिन जदयू पार्टी कार्यालय या फिर मुख्यमंत्री आवास से अभी तक कोई तस्वीर नहीं आई है कि मुख्यमंत्री योग मनाए हैं या नहीं मनाए हैं। चलिए जरा पहले जरा देख लेते हैं कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से योग मनाया गया है। चलिए तब योग दिवस की शुरुआत करते हैं। आज 6:30 बजे प्रधानमंत्री अपने योगासन के साथ, योग मुद्रा के साथ पूरे देश में योग दिवस का शुभारंभ हुआ। पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में आज 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस डे को यूएन भी मान्यता दे रखी है कि भाई एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो एक योग के सहारे ही सही देश और दुनिया में भारत की पहचान कहीं न कहीं इस योग के सहारे स्थापित हुआ है। चलिए जरा देखते हैं आज बिहार के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी दफ्तर से लेके अन्य जगहों पर किस तरीके से योग का आयोजन किया गया है। जरा पहले ये तस्वीर देखिए और इस मौके पर शामिल मंत्री क्या कहते हैं ये भी आप सुनेंगे। पहले लेकिन देखिए अलग अलग हिस्सों से योगासन की जो तस्वीरें आ रही हैं। रविशंकर प्रसाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सारे लोग पार्टी दफ्तर में मौजूद थे और इस मौके पर उन्होंने क्या कहा जरा आप भी सुनिए। संस्कृति और संस्कार की एक बहुत बड़ी धरोहर है, लेकिन हमें गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। उन्होंने इस धरोहर को आज दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से योग दिवस के रूप में प्रस्तुत किया है। और कोरोना काल में जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, इसकी उपयोगिता श्वास क्रिया, शरीर को मजबूत करने और चिरंतन मानस के लिए जो योग का योगदान है वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। तो हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है। चलिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी जुड़ गए। अशोक जी, ऐसा लग रहा है जैसे योग दिवस बीजेपी का दिवस हो। कमोबेश तमाम बीजेपी के बड़े नेता हो या प्रखंड के नेता हैं, उनकी तस्वीर भी आ रही है, उनकी वीडियो भी आ रही है, लेकिन जदयू के पार्टी दफ्तर में योग का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। मुख्यमंत्री इस मौके पर मुख्यमंत्री की कोई तस्वीर अभी तक जारी नहीं हुई है। बाकी जो जदयू के मंत्री हैं उनकी भी कोई तस्वीर इस तरीके से जारी नहीं हुई है। पूरे देश स्तर पर ऐसा लग रहा है जैसे ये कार्यक्रम बीजेपी का कार्यक्रम हो। और बिहार में खास करके दोनों गठबंधन सरकार में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग दिवस को लेकर जिस तरीके की सियासत, हम इसलिए सियासत कह रहे हैं कि अमूमन हर तस्वीर मीडिया के सामने आती है। अगर मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई भी कोई तस्वीर रहती है तो सुशील मोदी जी का भी तस्वीर मीडिया के सामने है, लेकिन मुख्यमंत्री की कोई तस्वीर नहीं है, क्योंकि योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस तरह की तस्वीर आनी चाहिए थी। न जदयू के किसी मंत्री की तस्वीर है, न जदयू के किसी नेता, नहीं ना तो कांग्रेस के किसी नेता की तस्वीर। कुछ तस्वीरें देखने को मिली थी बिहार के जो पूर्व कांग्रेस प्रभारी थे गोहिल, उनका ट्विटर पर देखने को मिला। ये इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और कह सकते हैं कि लगभग 7 साल ये हो चुके हैं, लेकिन आपको याद होगा कि
जिस समय इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी, यानी कि जब इसे मान्यता मिली थी, उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विधिवत एक समारोह के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और उस समय नीतीश कुमार अब एनडीए से अलग थे, यानी कि बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और उन्होंने इस कार्यक्रम से खुद को अलग रखा था। उसके बाद बीजेपी के साथ अलायंस होना और फिर बीजेपी के साथ सरकार में आने के बावजूद भी नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम से अपने को अलग रखा है। और यही नहीं, पूरे जो जदयू परिवार है और उनके जो नेता है, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को अपने से अलग रखा। हालांकि जदयू के कई छोटे नेता जो दूसरी पंक्ति के आते हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर शेयर किया है कि योग दिवस पर आज उन्होंने योगा किया है। लेकिन किसी बड़े नेता, चाहे संगठन के बड़े नेता हों या फिर सरकार में जो बड़े पद पर हो, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, वो आज भी जदयू कार्यालय में लोगों से मिले हैं, पत्रकारों से बातचीत किया, लेकिन उन्होंने अपने को योग के इस कार्यक्रम से अलग रखा है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार खुद इसमें शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मोदी की सरकार अपनी उपलब्धि मानती है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में जो गठबंधन की सरकार है एनडीए की, उसमें गठबंधन में आप सिर्फ बीजेपी को ले लीजिए, इसके अलावे हम हो या फिर वीआईपी हो, उनके लिए भी बड़े नेताओं का कुछ वैसा संदेशा नहीं आया। हालांकि हम के प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि कोरोना से जो हमें मुक्ति मिली उसमें योग का भी महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं किसी बड़े नेताओं ने शिरकत नहीं की। और इसको लेकर के दोनों दलों के बीच में आप कह सकते हैं कहीं न कहीं कुछ न कुछ मतभिन्नता है, लेकिन इसको पर्दे में ही रखना चाहते हैं। बीजेपी के नेता भी इसे कोई तूल नहीं देना चाह रहे हैं और महागठबंधन के जो अन्य नेता हैं, उन्होंने भी इस मामले पर अभी तक कोई खास निशाना नहीं साधा है। जी अशोक जी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय डे है, ये पूरे विश्व बिरादरी ने इस डे को की मान्यता दी है। ये किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम पूरी तौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे योग की मान्यता को लेकर है। ऐसे में मुख्यमंत्री की तस्वीर ना आना, अक्सर पिछली बार भी कई बार सवाल उनसे हुआ था, वो कहते हैं कि हम तो रोजाना योग करते हैं, लेकिन फिर भी कोई डे जो है वो अपने आप में एक सेलिब्रेशन का मौका भी देता है और साथ ही एक संकेत भी है देश और दुनिया के सामने कि हम इस मौके पर एकजुट हैं। ये आपको लगता नहीं है कि इस तरह की चीज़ें सामने आने से गठबंधन को लेकर या फिर जिस तरीके से सरकार आपस में चल रही है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आपने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल जायज है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित जब किया गया है योगा को, तो यह भारत की उपलब्धि है। भारत के 100 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं उनकी उपलब्धि है कि वो पौराणिक चीजें योग से वो जुड़े हुए हैं और योग का जन्मदाता भारत रहा है। इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भारत ने ही प्रस्ताव भी रखा था इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से राज्य सरकारें और खास करके बिहार की सरकार ने इसे अपने आप को अलग रखा है, यह चिंतनीय है और इसमें होना चाहिए। योग के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए और खास करके कोविड के जो महासंक्रमण काल है, इसमें तो राज्य सरकार को इनिशिएटिव लेनी चाहिए था। हम इसीलिए कर रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं में नाराजगी है, लेकिन सामने नहीं आना चाहता है कोई नेता और इसको लेकर के गठबंधन में जो खटास हो वो खटास पैदा करना नहीं बीजेपी के नेता चाहते। लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर में कुलबुलाहट है, इसके नेता मरमाहट है और इसका गठबंधन पर भले असर नहीं पड़ा, लेकिन नेताओं के बीच दूरी तो स्पष्ट दिख जाती है। जी बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अशोक मिश्रा जी जुड़े हुए थे जो कह रहे थे कि दिल साथ साथ हैं लेकिन दूरियों के साथ, मतलब दूरियां बरकरार है और इस तरह के संकेत देने से हर गठबंधन की सरकार को बचनी चाहिए, क्योंकि यही संकेत आगे चलकर किसी न किसी मसले पर विवाद का कारण बनता है और फिर गठबंधन टूट जाती है। सवाल गठबंधन टूटने का और बने रहने का मतलब नहीं है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब बिहार के लोग एक साथ हैं, ये संदेश जाना भी जरूरी था। चलिए अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं और बात हम बिहार में बाढ़ की करते हैं। जी हाँ, लगातार बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में भी ज़बरदस्त तूफान आया है। मतलब सारे रिकॉर्ड एक साथ, मतलब 24 घंटे की अगर बात करें तो 2 मीटर से ज़्यादा अगर गंगा के दियारा इलाकों की बात करें, गंगा के इलाकों की बात करें तो काफ़ी तेज़ी से गंगा के जो
कह सकते हैं कि काम जिस इलाके में ग्रामीण इलाके में जो गंगा नदी के तटबंध से टूटा हुआ है, जुड़ा हुआ इलाका है, उसका काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। मोतिहारी जो गंडक नदी की वजह से बाढ़ तबाही मचा रखी है, अब हालांकि वो स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। गंगा कह सकते हैं कि गंडक नदी में अब बराज से भी अब 1 लाख से के लगभग क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अब वो स्थिति नहीं है, न तटबंध पर अब इस तरीके का दबाव है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, संकट कम होता दिख नहीं रहा है। जरा सुनिए मोतिहारी के बाढ़ पीड़ित लोगों का क्या कहना है। सुगौली का पीओ मनरेगा का मिली भगत से ऐसा बांध का प्रारूप तैयार किया जो बन न सका और उस पैसा को लूटने का पूरा उपक्रम किया जा रहा है। उसमें एक भी लेबर नहीं लगा हुआ है, 10-20 ट्रैक्टर से माटी गिरा है और 8 पंचायत का लोग त्रस्त है उस बात के वजह से, किसी की खेती नहीं हो रही है। देखिए मोतिहारी अमूमन बाढ़ प्रभावित इलाकों में शुमार नहीं रहा है, मतलब बाढ़ प्रभावित इलाकों में इसकी गिनती नहीं होती रही है। ये पिछले 2 वर्षों का डेवलपमेंट है। गंडक की वजह से इन इलाकों में बाढ़ तबाही मचा रहा है। ये एक नया डेवलपमेंट जो आधुनिक तरीके हैं, संसाधन है, जिस तरीके से हम बाढ़ को रोकना चाहते हैं। धीरे धीरे अगर आप देखें कि जिस समय में तटबंध नहीं था उस वक्त, जबकि उस समय काफ़ी नदियों में उफान आया करती थी, आज वाली स्थिति नदियाँ का नहीं है। नदियाँ, अधिकांश नदियाँ पूरे वर्ष मतलब इस काल में भी वो अपने पेट से बाहर नहीं निकल पाती हैं। ऐसे दौर में जब नदियाँ उफान पर हुआ करता था और ज़बरदस्त बारिश हुआ करती थी, उस दौर में भी तटबंध नहीं था। उस समय जितने इलाकों को बाढ़ प्रभावित करता था और तटबंध बनने के बाद जितने इलाकों को प्रभावित कर रहा है, अगर उस आंकड़ों पर गौर करिएगा तो कितना $मिलियन खर्च हुआ है इस बाढ़ राहत बचाव के नाम पे, और उतना ही ज़्यादा नुकसान भी हुआ। बिहार के लोगों को नुकसान झेलना भी पड़ा है और धीरे धीरे बाढ़ प्रभावित इलाकों की जो समस्याएं हैं या बाढ़ प्रभावित इलाकों की जो प्रभावित इलाके हैं वो इलाकों में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। हमारे साथ मोतिहारी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। फिलहाल बाढ़ की क्या स्थिति है और बाढ़ आने की वजह क्या है, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि मोतिहारी में पिछले 2 वर्षों से बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है कि कैसे ये बाढ़ मोतिहारी को लीलना शुरू कर दिया है। जो थोड़ा विस्तृत रूप से जरा आप भी बताएं। जी बता दूं कि लगातार पिछले कुछ दिनों से जो बारिश की स्थिति है उसको लेकर पूरे चंपारण का जो इलाका है वो पूरा जलमग्न है और नेपाल में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके वजह से नेपाली नदियों का लगाव पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में है। इसको लेकर जब नेपाली नदियों का पानी एक तरफ से वेग में आता है और फिर गंडक के रास्ते भी पानी को छोड़ा जाता है, इसको लेकर लगातार पानी का बढ़ावा जो है और वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और आज जो प्रशासन ने जो गंडक नदी का जलस्तर का मापा गया है तो उसके अनुसार आज जो स्थिति है 1.6 मीटर जो है वो स्तर है, उससे कहीं बढ़कर और उच्चतम स्तर जो है 1.9 है। अभी वर्तमान में 1.6 है, लेकिन इसका उच्चतम 1.9 है, तो महज कुछ ही गैप है बाढ़ को फिर आगे आने के लिए। और इसके अलावा लाल बकिया का जो स्थिति है, लाल बकिया में भी 6.9 मीटर वर्तमान में अभी मापा गया है, जबकि इसका भी खतरे का निशान जो है 7.1 मीटर है। इस तरह का है कि गंडक का जो चटिया इलाका है, जो गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के बीच का जो इलाका है उस उधर भी मापी की गई है, तो उसमें भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमित जुड़े हुए थे मोतिहारी से, जो बता रहे थे कि किस तरीके से ललबटिया और गंडक के नदी में आए उफान की वजह से मोतिहारी के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, लोग परेशान हैं। ये आप मुंगेर की स्थिति देख रहे हैं। मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और उससे जो तटबंध के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक अलर्ट वाली स्थिति गंगा में देखने को मिला है। अमूमन एक ये प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, ये कह सकते हैं कि जब गंगा उफान पे रहती हैं तो बिहार की
तमाम सहायक नदियां वो शांत रहती हैं। जैसे ही सहायक नदियां उफान पर आती हैं, गंगा की जलस्तर गिरने लगता है। तो ये कहीं न कहीं संकेत है कि गंगा के जलस्तर में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो बाकी नदियां अभी फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर जो नुकसान कर सकता है उस स्थिति में नहीं पहुंचेगी। ये प्राकृतिक चीज़ें चली आ रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर तमाम नदियां एक साथ उफान पे हो तब तो फिर बिहार में प्रलय आ जाएगा। होता यह है कि गंगा जब उफान पे रहती हैं तो बाकी नदियां अपने गर्भ में रहती है, और गंगा नदियां जब नीचे जाती हैं तब बाकी नदियां ऊपर उठती हैं, क्योंकि सभी नदियों का पानी गंगा में ही गिरती है। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हैं। वैशाली बैंक डकैती कांड में लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है। आज एक और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 1,19,00,000 रुपया में मैक्सिमम पैसे बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं। समस्तीपुर में आज दो समुदाय के बीच छोटी सी बातों को लेकर विवाद हुआ और 3 लोगों की हत्या हो गई है। इन सब खबरों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मामूली विवाद में किस तरीके से खूनी खेल हुआ, चलिए हम आपको दिखाते हैं। समस्तीपुर के ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहाँ नाला बहाव को लेकर विवाद हुआ और देखते देखते 3 लाशें गिर गई, और फिर हंगामा ऐसा शुरू हुआ कि लोग तोड़फोड़ शुरू कर दिए, आगजनी करना शुरू कर दिए, और अंत में कई थाने की पुलिस वहाँ पहुँची, डीएम एसपी को पहुँचना पड़ा, और उसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई। क्यों नाला एक वजह बनी, वहाँ के उप मुखिया थे, उप मुखिया से विवाद हुआ और सीधे उन्होंने गोली चला दी, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तस्वीर आप देख रहे हैं। जरा स्थानीय लोगों का क्या कहना है जरा आप भी सुनिए, फिर हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे। हम भोरे गए हैं, हमसे झंझट हो गया से पानी के लेकर से सुबह में से हमके लिए फिर हो जाएगा। रात धमकी दिया, पिस्तौल लेकर टहला था से मार देंगे तीनों बात थे क्या। तो हम सोच लिए भाई के मार ही देगा। हम जाते हैं सुबह में से चाय पीने जाए खेत मोहे में नस जाए सब्जी तब्जी है, तो मैं हम अपन मार दिया, तो हम अपन हुआ पर से भाग चलने हमरों पर चला आया, तो हम भाग चलने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जैसा होता है अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। मामूली नाला को लेकर के विवाद हुआ था, पानी को लेकर के, पानी बहाने को लेकर, पानी बहाने को लेकर, नाला को लेकर विवाद हुआ और 3 लोगों की हत्या हो गई। ये बिहार है भाई, इसलिए लोग बिहार आने से लोग घबराते हैं। ये क्या कौन सा डीएनए हमारे शरीर में है, कुछ समझ से परे लगता है। हिंसा से कौन सा मोहब्बत है, समझ से परे लगता है कि भाई हिंसा, इसी हिंसा के सहारे हमने शांति की खोज की, और बुद्धम शरणम गच्छामि का भी एक संदेश इसी जगह से, इसी बिहार की धरती से पूरे देश और दुनिया में शांति का संदेश गया। फिर भी हम सुधरने को तैयार नहीं है। बात बात पर विवाद, बात बात पर हिंसा, बात बात पर हत्याएं। चलिए हमारे साथ मंटू जुड़ गया समस्तीपुर से। मंटू ना, फिलहाल क्या मामला है, और इस मामूली सी विवाद में 3 लोगों की हत्या। समस्तीपुर जिला वैसे भी इस मामले में अपना कह सकते हैं कि इतिहास बनाते रहता है, इतिहास से सीख लेने की जरूरत नहीं है। कार्रवाई हुई है कि नहीं, उप मुखिया गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं? देखिए, यह अभी भी उप मुखिया जो है फरार चल रहा है, और जितने भी अधिकारी हैं वहाँ जो है अधिकारी कैंप कर रहे हैं। लेकिन ये बता दें कि यह घटना जो है आधारपुर में रविवार शाम से शुरू हुई थी। जो विवाद था उससे आधारपुर पंचायत के उप मुखिया जो है मोहम्मद हसनैन के द्वारा जो है वहाँ के युवक श्रवण कुमार को गोली मारकर सुबह जो चाय पीने के लिए वो गया तो उसकी हत्या कर देता है। बाद में आक्रोशित ग्रामीण भड़क गए, जिसके बाद जो है आक्रोशित लोगों ने जो मुखिया का जो उप मुखिया जो था उसके घर पर चढ़कर जो है तोड़फोड़ की, आगजनी की, और उससे उस उप मुखिया का जो परिवार था, उस मुखिया के पत्नी, बेटे और भतीजे, उसकी पुत्री को जो है ग्रामीणों ने जो है उसको मारपीट करना शुरू किया, जिससे मारपीट के दौरान जो है मौके पे ही जो है उसकी पत्नी की मौत हो गई, और जो भतीजा जिसे डीएमसीएच इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था, उप मुखिया का आरोपित जो है उप मुखिया का भतीजा, उसकी मौत हो गई। तो मतलब एक पानी बहाव को लेकर जो है 3 लोगों की मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं यह सबसे बड़ा एक बल्कि आपसी एक समझ की भी जरूरत है कि लोगों में जो है
एक विवाद जो है, इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया जहां 3 लोगों की हत्या हो गई। अगर बात की जाए तो अगर सूत्रों की बात की जाए तो वहाँ जो है हसनैन जो मुखिया है और मृतक श्रवण कुमार, जिसकी मौत जो है उप मुखिया ने गोली मारकर की गई है, तो पहले से ये दोनों जो है कहीं न कहीं जमीन खरीद बिक्री का काम भी कर रहे थे। तो और जो बताया जाता है वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा लेन देन का मामला भी चल रहा था। तो बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंटून समस्तीपुर से जुड़े हुए थे कि लेन देन का मामला भी जुड़ा हुआ था। चलिए अब हम बात दरभंगा की करते हैं। ब्लास्ट पर सस्पेंस। देखिए आजकल एक नया मिडूल डेवलप किया है, हम मिडूल ही कहते हैं, और उसमें हम मीडिया वाले भी शामिल हैं उस मिडूल को बनाने में। याद करिए जमुई में घटनाएं हुई, हम लोगों ने यहाँ तक खबर चला दी कि एनआईए इस मामले की जांच करेगी। डीएम एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिए कि नहीं, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये साधारण विस्फोट है, किसी भी ऐसे एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल नहीं हुआ है जो सेंसिटिव हो। और उसी में मौत हुई, फिर गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन मामला इस तरीके से बढ़ा कि जमुई का तार श्रीनगर से लेके आंध्र प्रदेश से हैदराबाद, तेलंगाना से लेके हर ऐसे जगह से जोड़ने की कोशिश हुई, जैसे लगा कि बिहार में फिर से एक अलकायदा या यूँ कहें एक नए आतंकी गिरोह का तो शुरुआत नहीं हो रही है। इसी तरीके से दरभंगा में एक पार्सल में एक विस्फोट हुई है। ऐसा भी नहीं है कि वो विस्फोट बहुत बड़ा कोई तहलका मचाया हो या इस विस्फोट से कोई बड़ा नुकसान हुआ हो, ऐसा नहीं है, मामूली नुकसान हुआ है। लेकिन दरभंगा है, दरभंगा मिडुल्स कभी देश में एक अलग नज़ीर पेश कर रहा था। जहाँ कहीं भी बम विस्फोट हो दरभंगा से उसका तार जुड़ जाता था। हालांकि कुछ प्रमाणित नहीं हो सका अभी तक। दरभंगा मिडुल्स में जितने भी लोगों को की गिरफ्तारी हुई है वो अभी तक उन्हें सज़ा भी नहीं मिली है, और अभी तक केस ट्रायल भी ठीक तरीके से शुरू नहीं हुआ। लेकिन कई लोगों की इस मिडुल की वजह से गिरफ्तारी हुई। अब एक और ये खड़ी है समस्याएं सामने आई हैं कि इसमें भी कुछ न कुछ आतंकियों का तार जुड़ा हुआ है। अभी चतरा के एक ऐसे व्यक्ति से नाम जुड़ा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि ये आतंकी है। चलिए हमारे साथ गिरीश दरभंगा संवाददाता जुड़ चुके हैं। गिरीश, इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पे पुलिस का क्या कहना है? क्योंकि हम मीडिया वाले लगातार इस खबर का ट्रायल कर रहे हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि चतरा से इसका तार जुड़ा है, तेलंगाना से जो पार्सल किया था वो एक आतंकी है। बड़ी बड़ी बातें, और कभी यूपी से तार जुड़ जाता है। हर घंटे कुछ नए नए चीज़ें सामने आ रही हैं। फिलहाल अधिकारी और एसपी और बाकी जांच में लगे हुए अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए, अधिकारी के साफ तौर पे कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हुई बदला पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मोहम्मद शमी की जो चतरा से गिरफ्तारी हुई थी उस समय मोहम्मद यूनुस की तलाश 2016 से ही पुलिस की है। तो मोहम्मद यूसुफ की जो तलाश पुलिस को थी, तो इस बम ब्लास्ट में जिस नाम से पार्सल आया था वो नाम मोहम्मद यूनुस का था। उसी नाम को लेके अब एटीएस जो है कह रही क्या ये वही शमी के जो साथी थे जो 2016 में जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, तो उन्होंने एक नाम बतलाया था जिस नाम से ये पार्सल है उस नाम से मैच कर रहा है कि क्या वो वही आतंकवादी तो नहीं है। इस बिंदु पर वो लोग जांच कर रही है। लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी, न तो एटीएस के अधिकारी हो या न दरभंगा के न रेल के कोई अधिकारी इस पर खुल के बात कर रहे हैं जो इसका क्या मामला है और किस तरह ऐसे कि जो पुलिस जीआरपी की गई हुई थी सिकंदराबाद, वहाँ भी उनको कोई हाथ नहीं लगा और कोई ऐसा चीज साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह आतंकवादी की घटना या कोई बड़ी योजना की साजिश का अभी तक पर्दाफाश हो चुका हो। लेकिन हर एक बिंदु पर जांच की जा रही है। एटीएस अपने तरह से जांच कर रही है और जीआरपी और आरपीएफ की पुलिस जो है अपने तरह से जांच कर रही है। जी, हमारे साथ दरभंगा से गिरीश जुड़े हुए थे कि जो कह रहे थे कि आधिकारिक तौर पर अभी भी कोई ऐसा बयान नहीं आया है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं हाजीपुर में जो बैंक लूट हुए थे उसका इनसाइड स्टोरी। आज एक और अपराधी पकड़े गए इस बैंक लूट कांड में जुड़े हुए, और अब 1 करोड़ 19 लाख के करीब लूट हुई थी। उसमें से अधिकांश राशि अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। आज एक और अपराधी की गिरफ्तारी हुई और इसके निशानदेही से 3 लाख, कल 14 लाख रुपये बरामद हुए थे। तो जरा सुनिए इस मौके पर एसपी क्या कह रहे हैं, और फिर हम अपने संवाददाता
से बात करेंगे इस पूरे खबर को लेकर कि बड़ी उपलब्धि, पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार के सबसे बड़े बैंक लूट मामले में पुलिस ने इस तत्परता से कार्रवाई की और रकम रिकवरी हुई है। ये एक बड़ी बात है। तो जरा आप भी सुनिए कि हाजीपुर एसपी इस मौके पर क्या कह रहे हैं। अपराधी फरार थे, उनमें से एक प्रमुख अपराधी की अरेस्टिंग और हुई है एवं उसके पास से 14,04,500 रुपये की बरामदगी हुई है। उसके साथ इस पैसे को ठिकाने लगाने में एवं उसे प्राश्रय देने के जुर्म में उनकी पत्नी भी अरेस्ट की गई हैं। एक देसी कट्टा एवं 2 गोलियों की बरामदगी की गई है। इस संदर्भ में अलग से बलिगांव थाने में केस दर्ज किया जा रहा है। इस गिरफ्तार अपराधकर्मी का नाम मुकेश राम है, जो कि सकरा जिला का रहने वाला है एवं बलिगांव में अपने संबंधी के यहाँ पे इसने अपनी वाइफ को छुपा रखा था, जिसके पास से भी कैश के एक सब्सटेंशियल चंक की बरामदगी की गई है। तो इस प्रकार से लूट में रिकवर होने वाली रकम जो है वो 1 करोड़ प्लस हो चुकी है। 88 लाख प्लस पिछली बार जब 88 लाख रुपए पहले बरामद हो चुके थे। चलिए, पहली घटना ऐसी है बैंक लूट की जिसमें सभी अपराधी पकड़े गए हैं और पैसे भी बरामद हुए। और वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर 3 जिले के अपराधी इस घटना को अंजाम दिए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की कि उससे पहले भी समस्तीपुर में ताजपुर में इन्होंने बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया था। मनियारी मुजफ्फरपुर में लूट की कोशिश इन्होंने किया और फिर HDFC बैंक में उन्होंने एक बड़े लूट की घटना को अंजाम दिया था। पंकज हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, अगर हम बात करें इस गिरोह के बारे में, तो ये गिरोह संगठित गिरोह है या फिर इस दौरान ये गिरोह इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए संगठित हुए थे? नहीं, ये गिरोह कुछ दिन पहले ही लोग तैयार किए हुए था। जितने जो लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं, तकरीबन कहीं न कहीं बैंक लूटने की घटना को अंजाम दिया है, मुजफ्फरपुर हो, समस्तीपुर हो या फिर वैशाली हो। तो ये गिरोह के जो लोग हैं, ये बैंक लूट का ही अक्सर का प्लानिंग करता था। तो इस आपराधिक इतिहास देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसी तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये बैंक लूट का घटना को अंजाम दिया, चाहे छोटा बैंक हो या बड़ा बैंक को घटना को अंजाम दिया है। ये मुकेश राम जो है, मुकेश राम को वैशाली से लिंकअप है। वैशाली में मुकेश राम का शादी है। इसका जो मास्टरमाइंड था मोहम्मद अरमान, उसका भी वैशाली में शादी है। तो कई ये सारे गिरोह जो है वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर तीनों को अपना पॉइंट बना करके इस तरह की घटना को अंजाम देता था। तो बली गांव से जो मुकेश राम पकड़ाया है वो सकरा का रहने वाला है, लेकिन घटना के बाद वो बली गांव में अपने ससुराल में छिपा हुआ था और वहीं पे पैसा रखा हुआ था। 14 लाख रुपया जो वैशाली पुलिस बरामद किया है। तो अब तक 1 करोड़ 3 लाख रुपया बरामद इस मामले में हो चुका है। शेष जो रुपया है उसे बरामद करने की तैयारी चल रही है, छापामारी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पंकज जुड़े हुए थे हाजीपुर से, जो बता रहे थे कि किस तरीके से बरामदगी हुई है। चलिए, इस खास बुलेटिन सूबे की बात सुनो सरकार को अब हम यहीं विराम देते हैं। कल ठीक इसी समय हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।